जानते हैं कि भाई क्या हालात है। वक्फ की बिल जो तरमीम की गई है उसको भी आज टेबल कर रहे हैं पार्लियामेंट में। पिछले 1-2 महीने में जो बड़े इश्यूज़ है, बड़हाल में लगभग 17 लोग जान बहक हो गए और हमने वो नज़ारे देखे कि सीएम साहब स्कीइंग कर रहे थे गुलमर्ग में और 17 लोग जान बहक हो गए। उनके एमएलए जो थे, क्या उनके उस ज़िमन में भी जो हमारे तासुरात है वो हम आपके सामने रखना चाहेंगे। अभी की जो हुकूमत है नेशनल कॉन्फ्रेंस फारूक की, जो बरसरे इक़्तिदार आए ये बातें बोलकर कि प्री 53 स्टेटस लाया जाएगा, 370 को बहाल किया जाएगा। फिर हमने देखा नरेंद्र मोदी यहाँ आए और किस तरह उमर साहब ने वो कसीदे पढ़े कि बादल हट गए और फिर धूप निकल आई, वो सब आपने भी सुना होगा। कमिंग टू द ब्रास टैक्स, सबसे पहले हमें यह ध्यान देना है कि भाई इस हुकूमत ने क्या प्रॉमिस किया था। इस हुकूमत ने प्रॉमिस किया था कि प्री 53 स्टेटस आएगा। इस हुकूमत ने प्रॉमिस किया था स्टेटहुड वापस आएगा। इस हुकूमत ने बोला था 200 यूनिट फ्री बिजली मिलेगी। एनएचपीसी के पावर बजट वापस आ जाएंगे। इकोनॉमिक वीकर क्लास को हम 5,000 रुपये माहाना देंगे। ये सब तो नहीं हुआ, मगर फिर क्या देखा हमने होते हुए। मैराथन विद बॉलीवुड स्टार्स, लेजेंड्स क्रिकेट मैच, बॉलीवुड के स्टार्स आए, यहां पे क्रिकेट मैच खेला गया। हवा कदल में मुझे अभी भी याद है, आज से 1-1.5 महीने पहले लोग वहां सड़कों पे प्रोटेस्ट कर रहे थे और फारूक साहब उस वक्त टैगोर हॉल में गाने सुन रहे थे, म्यूजिक वो कॉन्सर्ट एंजॉय कर रहे थे। बड़ाल का तो हाल हम सब ने देखा। बुलडोजर ड्राइव हुई जम्मू में, सुंजवा में, बठिंडी में और गांदरबल में। और कमाल की बात है, हमारी हुकूमत को मालूम ही नहीं है क्या हो रहा है। सबसे पहली बात हम फारूक साहब से यह पूछना चाहते हैं, हमारा उनसे कोई पर्सनल गिला शिकवा नहीं है। वो बरसरे इख्तिदार आए आज इतने फ्रेजाइल एनवायरनमेंट में जहां हम पे जख लगाया जा रहा है। न सिर्फ 370 हमसे छीना गया, अब शरीयत में भी मुदाखलत हो रही है। और हम देख रहे हैं कि किस तरह लाचार और बेबस हमारे लीडर उनके सामने खड़े हुए हैं। मैं पूछना चाहता हूं फारूक साहब से, इज इट नॉट अ रिपीट ऑफ 1982? इज इट नॉट अ रिपीट ऑफ 1987? क्या यह 1996 दोहराया नहीं जा रहा है जम्मू कश्मीर के आवाम के साथ? जिन लोगों ने अपना कीमती वोट आपको दिया, एतमाद दिया जम्मू कश्मीर की बका के लिए, हमारी इज्जत और एहतराम के लिए, जो चीजें हमसे छीनी गई 5 अगस्त से उसको बहाल करने के लिए, उसके बरक्स हम देख रहे हैं आपको, यू आर टोटली नॉन सीरियस। आप, मुझे लग रहा है वो 1996 का दौर वापस आ गया कि आम कश्मीरी मर रहा था सड़क पे और फारूक साहब रॉयल स्प्रिंग गोल्फ क्लब में थे। आपको स्कीइंग के लिए नहीं अलर्ट किया गया है, आपको म्यूजिक कॉन्सर्ट्स के लिए नहीं अलर्ट किया गया है। बड़हाल पे हम आते हैं, बड़ा रंज हुआ मुझे इस बात पे कि जो बड़हाल के इनकम्बेंट एमएलए है जावेद इकबाल चौधरी साहब, वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के हैं। वो नेशनल कॉन्फ्रेंस फारूक अब्दुल्ला की पार्टी के हैं। 17 लोगों की मौत हो गई। फर्स्ट केस वाज ब्रॉट टू फोर इन द अर्ली वीक ऑफ फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर। मोहम्मद रफीक और उसकी फैमिली को हॉस्पिटलाइज किया गया 12 दिसंबर को। तीनों जो उनके बच्चे हैं वो जान बहक हुए 12 से 15 दिसंबर के बीच में। मैं सीएम साहब से पूछना चाहता हूं, क्या स्कीइंग करना जरूरी था? बड़हाल में आपके एमएलए को हमने भी देखा, जावेद इकबाल चौधरी को। ही वॉज सेइंग दैट वी डिड नॉट हैव द एयर सपोर्ट, हमारे पास एयर एम्बुलेंस नहीं थी। आप इमेजिन करिए आजकल के जमाने में क्या इतना मुश्किल है कि एक हेलीकॉप्टर अरेंज करना उन लोगों के लिए, सोफिस्टिकेटेड हेल्थ केयर के लिए। अगर उनको पीजीआई चंडीगढ़ जाना था या एम्स दिल्ली जाना था, उनके लिए एयर सपोर्ट क्यों नहीं किया? आर दे चिल्ड्रन ऑफ अ लेसर गॉड? क्या बड़हाल के जो हमारे लोग हैं, चाहे वो एससी कम्युनिटी के हो, एसटी कम्युनिटी के हो, किसी भी तबके के होंगे, क्या वो इंसान नहीं थे? उमर साहब स्कीइंग कर रहे थे और बड़हाल में लोग मर रहे थे। अगर आपने फिर बाद में कंटेनमेंट जोन उसको बना दिया, आपने वहां लोगों को आने जाने नहीं दिया। कमाल की बात है, जब सीएम साहब खुद वहां गए, ही वॉज नॉट इवन वेयरिंग अ मास्क। क्या कर रही है हुकूमत? या हम आपसे पूछना चाहते हैं, लोगों ने हमें एतमाद नहीं दिया है, हमें कोई गिला शिकवा आपसे नहीं है, हमें कोई पर्सनल एनिमोसिटी नहीं है फारूक साहब से। फारूक साहब शुड रेस्पेक्ट द मैंडेट पीपल हैज गिवन देम। लोगों ने जो एतमाद अपना दिया, उनको साथ दिया, परवान चढ़ाया, वो आज बरसरे इख्तिदार बैठे हुए, उनके जो फर्जंदे अर्जुमंद है वो चीफ मिनिस्टर है यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के, उसका पासो लिहाज रखे, सीरियस हो जाए, खुदारा संजीदा हो जाए जम्मू कश्मीर के लिए। अभी जो इशू एट हैंड, विच इज द मोस्ट प्रेसिंग इशू, दैट इज द वक्फ अमेंडमेंट बिल। आपको याद है वक्तन फवक्तन आपके साथ भी मुखातिब होके हमने कोशिश की कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को हम बता सके ये मुल्क हर एक का है। हम नरेंद्र मोदी अमित शाह से पूछना चाहते, ये यहां के सरदारों का भी मुल्क है, मुसलमानों का भी मुल्क है, हिंदुओं का भी मुल्क है, हर मजहब का मुल्क है। कल ही वो
he was praying, the Prime Minister of India was paying his tributes to late Mahatma Gandhi. गांधी जी ने जब पूरा हिंदुस्तान जल रहा था, जम्मू कश्मीर में वो किरण देखी, कहा कि अगर हमें कहीं उम्मीद नजर आती है, जम्मू कश्मीर में नजर आती है, क्योंकि हमारे बुजुर्गों ने ये नारा दिया हिंदू मुस्लिम सिख इतिहाद का। आज मैं उमर साहब से भी गुजारिश करना चाहता हूं, इट इज द ओनली मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट इन इंडिया। हमारा एक बहुत बड़ा रोल है इस वक्फ बिल के मुतालिक। मैं जो हमारे उलमा हजरात हैं, मैं उनको दावत फिक्र देना चाहता हूं। इस वक्त हमें अपनी जात से उठ के सोचना है कौम के लिए। यह समझ लीजिए वक्फ बिल किसी एक पॉलिटिकल पार्टी के लिए नहीं है, यह तमाम मिन जुमला मुसलमानों के लिए है। अगर हम किसी भी हिंदू एंडोमेंट बोर्ड में या गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी जो हमारे सिख बरादरान की है, उसमें किसी उनके रिलीजन के अलावा बंदे को नहीं लेते हैं, तो आप मुसलमान वक्फ में क्यों आप नॉन मुस्लिम्स को लाना चाहते हैं? पहले आपने एक सेक्शन उसमें निकाल दिया जो उनकी एक ऑटोनॉमस बॉडी होती थी, दैट वाज द फाइनल डिसीजन मेकिंग बॉडी, उसको हटा के आपने कहा नहीं जी डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को करना है। अब उसमें भी आपने तरमीम कर ली। डिड यू होल्ड एनी नेगोशिएशंस विद द मुस्लिम कम्युनिटी? दिस इज व्हाट वी वांट टू आस्क नरेंद्र मोदी एंड अमित शाह। आप क्या चाहते हैं दोबारा मुल्क में एनार्की हो? आप चाहते हैं जिस तरह हरियाणा में, पंजाब में बेचारे वो किसान एक साल तक सड़कों पर बैठे रहे, उसी तरह आप यहां के मुसलमान भी बाहर निकले? सेकुलर जहनियत रखने वाली तमाम जो हिंदुस्तान की पॉलिटिकल पार्टीज हैं, हम उनको दावत फिक्र देते हैं। अगर आप सेक्युलर हो तो आज टुडे यू नीड टू प्रूव योर सेक्युलर क्रेडेंशियल्स। आज राहुल गांधी को, समाजवादी पार्टी को, आरजेडी के लोगों को हमसे ज्यादा बात करने की जरूरत है। मैं कश्मीर के भी तमाम सियासी पार्टियों को यह दावत फिक्र देता हूं। मीरवाइज कश्मीर वहां गए, उन्होंने भी अपनी सजेशंस जो थी जेपीसी के सामने रखी। बड़ी बदनसीबी की बात है कि 44 सजेशंस दी अपोजिशन पार्टीज ने, बाकी दीगर ग्रुप्स ने, किसी भी सजेशन को नहीं माना गया और बीजेपी ने 14 तरमीमें दे दी और वो सारी इनकॉर्पोरेट की गई बिल में। दिस माई वे और हाईवे एटीट्यूड इज नॉट गोइंग टू वर्क। दिस इज व्हाट वी वांट टू टेल नरेंद्र मोदी एंड अमित शाह। लास्ट पे मैं ये कहता हूं जम्मू कश्मीर की हुकूमत में कि हिस्ट्री विल नॉट रिमेंबर यू काइंडली इफ यू विल एक्ट एज साइलेंट स्पेक्टेटर्स टू टुडे टू व्हाट इज हैपनिंग विद द वक्फ अमेंडमेंट बिल। मैं अपने उलमा हजरात से, अब हमारी सारी पॉलिटिकल पार्टी से कह रहा हूं, दे शुड फिल फॉर, उनको एक ऑल पार्टी मीटिंग बुलानी चाहिए, एक कोऑर्डिनेशन कमेटी जम्मू कश्मीर से बनानी चाहिए जो हुकूमत हिंद से बात करे कि हम नहीं चाहते एनआरकी हो, हम नहीं चाहते सड़क पे प्रोटेस्ट हो, हम नहीं चाहते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर की कोई प्रॉब्लम हो, मगर मुसलमानों के एहसासात, उनके जज्बात की कदर की जाए। डोंट बुलडोज एवरी 6 मंथ्स। ये नरेंद्र मोदी के 2014 के बाद से हुकूमत में यह चलन रहा है, हर 6 महीने में कंट्रोवर्शियल बिल लाना, चाहे वो CAA NRC हो, चाहे 370 का डिसीजन हो, चाहे आप ये वक्फ का अमेंडमेंट बिल हो। मैं यही बात कहना चाहता हूं कि भाई हमारे जो उलमा हजरात हैं, हमारे जो सारे सियासी सीनियर सियासी रहनुमा हैं, वो संजीदा तौर पे सोचे कि वक्फ अमेंडमेंट बिल में क्या हो रहा है। अगर आज आप खामोश रहेंगे तो हिस्ट्री विल नॉट जज यू काइंडली। बहुत बहुत शुक्रिया। 370 को रेस्टोर करेंगे तो नरेंद्र मोदी क्या आपको गिफ्ट में देने वाले हैं? सारा कुछ आपको दो टोक अल्फाज में बात करनी पड़ेगी दिल्ली वालों से। आप अपने प्रोटोकॉल के लिए, सीएम की कुर्सी के लिए, हम सब लोगों के हकूक से कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। जो ये सारी चीजें चल रही है, गिमिक्री चल रही है। आपको याद होगा 2014 में भी कुछ लोग बरसरे इख्तिदार थे, ताकत के नशे में चूर थे, मगर फिर अल्लाह के फजलो करम से जो उनका हाल हुआ वो आप सब ने देखा। फारूक साहब, ऐसा ना हो, आने वाले दिनों में कश्मीरी भूलने वाले नहीं है। डोंट यू थिंक दिस इज द कश्मीर ऑफ 1982। वी विल नॉट फॉरगेट, वी विल नॉट फॉरगिव। आज जो आप ये खेल खेल रहे हैं सारे कश्मीर के साथ, इतनी बड़ी जिम्मेदारी आज उमर अब्दुल्ला के पास, जो कुर्सी उसके पास है, उस कुर्सी में कितनी बड़ी ताकत है। ही इज रूलिंग अ स्टेट विच इज द ओनली मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट। उमर अब्दुल्ला ने अभी तक वक्फ बिल पे क्या बात बोली है? व्हाई इज ही नॉट फॉर्मिंग अ कोऑर्डिनेशन कमिटी? कम से कम ही शुड हैव आस्क्ड, समन्ड हिज पैनल ऑफ मिनिस्टर्स, सेंड देम टू न्यू दिल्ली टू स्पीक टू न्यू दिल्ली कि भाई हम नहीं चाहते कोई प्रोटेस्ट हो सड़क पे, हम चाहते फारूक साहब से। उनकी कथनी और करनी में बहुत फर्क आ गई है। अल्लाह से कुछ पनाह मांगे, मुनाफिकत ना करे। जिस काम के लिए कौम ने उनको वोट दिया है, उन जिम्मेदारियों पे साबित कदम रहे। उनका कहना है कि देखिए, डिसेंसी में और स्पाइनलेसनेस में फर्क है। अगर मैं इलेक्शन से पहले बोल रहा हूं कि हम 370 पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, उसके बाद मोदी जी यहां पे आ जाते हैं और उमर साहब बोलते हैं बादल चले गए, फिर कुछ और हो गया, मोदी जी आ गए, बड़ी खुशियां हो गई। भाई मोदी जी प्राइम मिनिस्टर है, वो अपनी जगह है, बट प्राइम मिनिस्टर को भी यह समझना चाहिए 370 वाज अ पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। जो आपके सबसे बड़े कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट थे फली एस नारिमन, उनने इस दुनिया फानी से जाने से पहले हम सारे कश्मीरियों पे एक फेवर किया। ये बोला जो डिसीजन आया 370 का, इट इज एन एरोनोअस जजमेंट।
क्यों? इट वॉज अ पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। 13 जज कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का डिसीजन है केशव नंदा भारती का कि एक सिंपल अमेंडमेंट क्या होती है एंड व्हाट कॉन्स्टिट्यूट्स टू ऑल्टरिंग द बेसिक स्ट्रक्चर। हमारा नरेंद्र मोदी से जो इख्तलाफ है वो फैक्ट्स पे बेस है, उसका कोई हिस्टोरिक पस मंजर है। हम आज उनकी तारीफें करने बैठेंगे? अगर फारूक साहब को उनकी तारीफ ही करनी थी और नरेंद्र मोदी से इतनी दोस्ती ही करनी थी तो इलेक्शन से पहले वो क्यों ये कर रहे थे? वॉज इट नॉट हुडविंकिंग द पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर? यही तो एतराज आपको भी है, मुझे भी है, कश्मीर के सियासतदानों से। इलेक्शन से पहले इनका एक फेस होता है और इलेक्शन के बाद इनकी शक्ल बदल जाती है। फारूक साहब जो जिस लिहाज से इलेक्शन से पहले बात कर रहे थे, जिस शुद्धमत, जिस टेनासिटी से, जिस फेरोसिटी से वो पहले बात कर रहे थे, उनको आज भी उसी तरह से दो टोक कश्मीरियों का मौकफ दिल्ली के सामने रखने की जरूरत है। 2 लाख करोड़ आपने खा लिया हमारा 370 की मनसूखी पे, 2 से 3 लाख लोगों की नौकरी चली गई, आज भी हमारी इकोनॉमी रिवाइव नहीं कर रही है, अनएम्प्लॉयमेंट हमारा स्टैगरिंग 32% है। आप ले आइए ना कोई फाइनेंशियल पैकेज, मगर जहां तक ब्रास टैक्स की बात है, 370 की बात है, 35A की बात है, मसले कश्मीर की बात है, उस पर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। अगर उमर साहब कॉम्प्रोमाइज करना चाहते और वो उसको वर्केबल रिलेशन बोलना चाहते, हमारी नजर में मुनाफिकत ही है। शिवान साहब, मेरा एक सवाल है, क्योंकि 2019 के बाद हमने देखा डैमेज आफ्टर डैमेज इन कश्मीर, तो हमने देखा कि एक पार्टी दूसरी पार्टी पर ब्लेम कर रही है, लेकिन एकजुट अगर बना भी था, जिसको अल्ताफ बुखारी कह रहे हैं कि मरहूम PAGD, हाँ। तो साथ में उन्होंने कहा कि स्टेटहुड हम वापस लाएंगे, उनका कहना है। और तीसरा सवाल है कि यहाँ पर एक पार्टी दूसरे पार्टी को बोल रहा है कि नहीं जी हम ठीक है बाकी गलत है, तो एकजुट होकर क्यों नहीं यहाँ पर? क्योंकि 370 हटने के बाद, 35 से हटने के बाद काफी ज्यादा डैमेज आफ्टर डैमेज हमने कश्मीर में देखा, लेकिन यहाँ पर एक पार्टी ब्लेम गेम जो है वो चल ही रही है। इसमें क्या सॉर्ट आउट है कि देखिए, मुश्तरका कार्रवाई जी फिरदौस साहब, आपने बड़ी अच्छी बात कही। हम भी चाहते थे कि इतिहाद हो। आपको मालूम है हमने इतिहाद की कितनी कोशिश की। जब PAGD बना, आई वॉज नॉट ऑफिशियली अ पार्ट ऑफ PAGD, बट क्योंकि मुजफ्फर शाह साहब वहाँ थे, तारेगामी साहब वहाँ थे, उनके लिहाज से हमने वी गेव आउटसाइड सपोर्ट टू PAGD। क्या हुआ पार्लियामेंट इलेक्शन से पहले? फारूक साहब का ED का केस कैसे खत्म हो गया? अब आप इसकी जज तो कश्मीर की आवाम है ना। मैंने तो कुर्सी के लिए बेचा नहीं अपने आप को ना। नहीं, इलेक्शन से पहले इलेक्शन, जी मुझे आप तकमील करने दीजिए, मैं जरूर आपके पॉइंट पे आऊंगा। इलेक्शन से पहले काफी पॉलिटिकल पार्टीज आई मेरे पास भी। अगर मिनिस्टर और MLA बनने के लिए हमने इलेक्शन ये सियासत करनी होती, शायद मैं भी कहीं और आज आपको नजर आता। यहाँ पीछे नाम जम्मू कश्मीर पीपल्स पार्टी आपको नजर नहीं आता। यही मैं कह रहा हूं, सदाकत से चलिए, बी आंसरेबल टू योर कॉन्शियंस। सुनिए कि एक ना एक दिन सबको मरना है, कब्र में जाना है, वहां भी जवाब देना होगा। जी एक सेकंड, आपने कहा इतिहाद होगा। मैंने आज भी अपील की कश्मीर के जो जितने भी सियासी हमारे रहनुमा, सीनियर रहनुमा, हमारे इख्तलाफ एक जगह हों, मगर आज वक्त पे जख्म पहुंच रहा है। वक्त आपका भी है, मेरा भी है, अल्ताफ बुखारी का भी है, महबूबा मुफ्ती का भी है, फारूक अब्दुल्ला का भी है, शीबा नशाई का भी है, आप लोगों का भी है। अगर आज भी ये पहल नहीं करेंगे, फिर कब करेंगे? कब हमने इनका साथ नहीं दिया जब कोई इन्होंने नेक कोशिश की कश्मीरियों के लिए? PAGD किया, हमने साथ दिया। PAGD आखिर किसने तोड़ दिया? उसके आप खुद उसके शाहिद हैं कि किस तरह फारूक साहब ने 3 MPs के लिए पूरे PAGD को बाला ताक रख दिया। किसने तोड़ा PAGD? आप सब लोग जानते हैं उसको, भली बात ही हम सारे कश्मीरी जानते हैं। हमने उस वक्त सजा देनी चाहिए थी, हमें नेशनल कॉन्फ्रेंस को हराना चाहिए था उस इलेक्शन में, क्योंकि अपने जाती मफाद के लिए, कुछ MPs के लिए उन्होंने वो प्लेटफॉर्म डिसॉल्व कर लिया जो 370 को वापस लाने के लिए था। अच्छा, मैं आपको बताऊंगा ये प्लेटफॉर्म कितना जरूरी था। आज उमर साहब बार बार बोलते हैं डुअल पावर सेंटर है, स्टेटहुड नहीं मिल रहा है। यही वो चौखट थी जहां से मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, मैंने आप सब लोगों को कहा स्टेटहुड शुड बी रेस्टोर्ड बिफोर द इलेक्शंस आर कंडक्टेड, असेंबली इलेक्शंस आर कंडक्टेड। और मैंने बताया कि कैसे हाउ आवर चीफ मिनिस्टर, बी इट फ्रॉम एनी पार्टी, वुड बी रिड्यूस टू अ स्टेटस ऑफ अ रबर स्टैंप, जो आज वो अनफॉर्चुनेटली बन गए। आज अगर मुश्तरका PAGD की हुकूमत होती, क्या आप लोगों को लगता है कि दिल्ली हमें स्टेटहुड नहीं देता? आप अपने दिल से ये सवाल करिएगा। मैं अभी भी कहता हूं, हमारे तमाम सियासी इख्तलाफ बड़े ओछे हैं, बड़े छोटे हैं नजर में। कौम का मफाद सबसे बड़ा है। कौम के लिए हमें 370 लाना है, अपने घरों के लिए नहीं हमें 370 लाना है। कहने का मतलब है कि अंडर द ड्यूअल पॉलिसी दे वांट टू सेव देमसेल्फ। हाँ, दे वांट टू ईट द केक एंड हैव इट टू। ये नहीं चलेगा, नियत साफ रखनी पड़ेगी। मैं आज भी कह रहा हूं, सियासी तौर पर हम इस वक्फ के इशू को नहीं देखते। मुत्तहिदा मजलिस उलमा की क़यादत खुद मीर वाइज़ कश्मीर मौलवी उमर फारूक साहब करते हैं, वो भी इसमें पहल कर सकते हैं। लेट हिम कॉल एन ऑल पार्टी मीटिंग। जितना हमसे सपोर्ट हो सकेगा हम उनको फराहम करेंगे। हम कौम के हाथ मुस्तहकम करना चाहते हैं, हम अपनी कौम की कम्युनिटी का हाथ मुस्तहकम करना चाहते हैं। फ्यूचर जनरेशंस विल नॉट
forgive me also. اگر آج میں منافقانہ رول وقف کے لیے پلے کروں گا تو آنے والی جنریشنز will never forgive us. جو آنے والی نسلیں وہ ہمیں کبھی معاف نہیں کرے گی جو آج ہم کر رہے ہیں. How do you see the reaction of engineer